आप जो है अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए जिससे हम आपसे आगे बातचीत कर सकें। मेरा नाम सुयुक्ता पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की रहने वाली हूँ और थोड़ा चेहरा इधर करके। और मैं प्राथमिक विद्यालय किन्नौली द्वितीय में अभी अभी कक्षा 5 पास की हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री राम भवन पटेल है, जो कि प्राथमिक विद्यालय किन्नौली द्वितीय के ही एक शिक्षक हैं, और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती रेखा पटेल है, जो वकील हैं। जी, बहुत अच्छा। तो हम आपसे, ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। हाँ। तो शहरों में आए दिन सुनने को मिलता है कि जल संकट पैदा हो गया है। हाँ। तो इस जल संकट पर क्या है, थोड़ा सा आप अपनी राय रखेंगे? जल संकट मतलब पानी की कमी कह सकते हैं, और जो कि है भी। और जो भूमि के नीचे यानी कि भूमिगत जल है वो कम हो जाता है, लगभग इसी तरह का जल संकट। और हमारी धरती पर देखने को तो बहुत सारा पानी भरा है, मगर वो लवणीय जल है। और जो पीने लायक शुद्ध पानी यानी कि मीठा पानी है वो केवल 1.6% है, जो कि भूमि के अंदर मतलब भूमिगत जल या नदियों में पाया जाने वाला जल है। मगर अब तो नदियों में भी उतना स्वच्छ जल नहीं रहता है। तो ये जो भूमिगत जल है, तो हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध बोरवेल बन रहे हैं और पंपिंग सेट लगा के पानी निकाला जा रहा है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि किसानों के अंदर, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमिगत जल का कम प्रयोग किया जाए या उसका अच्छा सदुपयोग किया जाए, इसकी समझ दिखाई देती है? अच्छी बात यह है कि मैं गांव में ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे देखने को भी मिल जाता है। मेरे गांव में 15-20 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स होंगे, जिससे हर आए दिन मतलब 10-15-20 दिन में सिंचाई हो ही जाती है। और मेरे गांव में तो क्या, और बहुत सारे गांव में, आसपास के गांव में भी देखने को मिल जाता है, और पूरे भारत में ऐसे कई ट्यूबवेल्स लगे हैं जिससे अंधाधुंध पानी निकल रहा है। और उसका उपाय हम जैसे ड्रिप हो गई, स्प्रिंकलर सिंचाई की विधियां हैं, उनको लगवा कर भी कर सकते हैं। मगर हमारे आसपास के गांव के लोग और किसान अभी उतनी समझ इनमें नहीं हो पाई है कि वो इन विधियों का प्रयोग कर सकें। अच्छा, तो आपने अभी ड्रिप और स्प्रिंकलर का नाम लिया, तो क्या ये ड्रिप और स्प्रिंकलर पानी को बचाने में कारगर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर दोनों ही पानी को बचाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं, और ये जहाँ भी लगाए गए हैं वहाँ पानी की बचत बहुत हो रही है। स्प्रिंकलर में जैसे फव्वारा होता है, कहीं कहीं पर लगा रहता है, वैसे खेतों में 3-4 जगहों पर लगा दिया जाता है, और पौधों में ऊपर से पानी आता है, ऐसे छिड़काव होता है। तो उससे किसानों का 2 फायदा हो जाता है। एक तो उनको उनकी सिंचाई तो हो ही जाती है, और जो कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। और तो और जो हवा में नाइट्रोजन रहती है वो भी पौधों को अच्छी तरीके से मिल जाती है। और इसको कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आप बता, एक हम और आपकी राय जानना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों में एक एमडीएम स्कीम के चलती है। हाँ। जिसका अब नया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है। ये स्कीम बच्चों के ठहराव के लिए कितनी कारगर है? बच्चों के ठहराव के लिए ये बहुत कारगर साबित हुई है। और पहले जब ये स्कीम नहीं चलती थी तो बच्चों को घर खाना खाने जाना पड़ता था, और जो भी बच्चे जैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे टिफिन लेकर जाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा मतलब जैसे उनके घर में ये बना है बहुत
बहुत अच्छा खाना बना है और मेरे घर पे ये बना है। तो बच्चों को नीचता का भाव आ जाता है और बच्चे दुखी हो जाते हैं। इससे कभी कभी तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं जिसके घर में अच्छा खाना नहीं बना होता है। तो इससे इस एमडीएम जो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम है उससे बच्चों को एक ही खाना, पौष्टिक खाना और ताज़ा पका पकाया भोजन मिलता है, जिससे बच्चों में एकता का भाव आता है और ये भाव नहीं आता है कि उनके घर में ये बना है और मेरे घर में ये बना है। सबकी थाली में एक ही खाना रहता है, जिससे सभी बच्चे घुल मिलकर अपना खाना खाते हैं। भारत एक समस्या से जूझ रहा है जिसे हम कह सकते हैं जातिगत भेदभाव और छुआछूत। क्या जातिगत भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने में ये योजना सहायक साबित हो रही है? ये योजना उसके लिए भी बहुत सहायक है। जैसे कि कोई उच्च जाति का है और कोई नीची जाति का है, तो दोनों एक साथ बैठे हैं, एक साथ खाना खाने बैठे हैं, तो दोनों में दोस्ती का भाव आ जाता है और इस तरह से सभी जातियों का मतलब मिश्रण हो जाता है। जी जी। अच्छा, तो अभी आपने अपनी बात में एक उच्च जाति और निम्न जाति जैसा शब्द इस्तेमाल किया। क्या गांव में एक ऐसा उच्च और निम्न जाति का चलन है क्या? पहले था, मतलब पहले तो और ज्यादा था, अब कम हो गया है और धीरे धीरे ये समाप्त होने की कगार पर आ रहा है। जैसे हमारे पापा पहले बताते थे, उनके गांव में एक कुआं था और अभी है शायद, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण जाति के लोग पानी भरने जाते थे, तो जैसे कोई निम्न जाति का आदमी या औरत उस कुएं पे चढ़ते थे तो वो तुरंत उस पानी को फेंक देते थे और उस कुएं से नीचे उतर जाते थे। तो इससे यह पता चलता है कि गांव में कितना मतलब भेदभाव हो रहा था। और अब भी कभी कभी देखने को मिल जाता है कि उस नीची जाति के लोग को मतलब बहुत गिरा दिया गया है, मगर अब धीरे धीरे यह बात सुधर रही है। जी ठीक। तो एक और हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि सड़क पर आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसमें ज़्यादातर नौजवान बच्चे ही सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं और इस सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहा है वो बाइक से हो रहा है। तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने के तो बहुत उपाय हैं, पर ये एक्सीडेंट्स तभी रुकेंगे जब रूल्स का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे कि कोई बच्चा होता है 18 साल से पहले ही गाड़ी चलाने लग जाता है, तो इससे अभी वो फुल ट्रेंड नहीं हुआ है, मगर फिर भी वो गाड़ी चलाने लगता है। और जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो नौजवान मतलब 18 से 25 साल या 30 साल के बीच के उम्र के लोगों में होते हैं। तो एक बात ये भी है और एक और बात है कि जो कुछ लोग नशा करके भी गाड़ी चलाते हैं, जैसे शराब वगैरह होती है, इसको पीकर भी गाड़ी चलाने लगते हैं, तो उनको नशा हो जाता है और वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पाते और इस तरह एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ एक्सीडेंट्स ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और कुछ एक्सीडेंट्स थोड़े ही होते हैं जिससे जान जाते जाते बचती है, मगर फिर भी तो जान जाते जाते बची है, उसके